नमस्कार दोस्तों, मैं जन्म पटेल आज़ाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित सीरीज में हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया था। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। हेडिंग डालिए वैदिक काल। वैदिक काल। साथियों, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। साथियों, अगर हम ऋग्वैदिक काल की टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है। इस काल में भारत में आर्यों का वर्चस्व था, जो उत्तर भारत में निवास करते थे। जो इनका विस्तार था, आर्यों का विस्तार, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार उत्तर भारत में ही सीमित था। इनका विस्तार मध्य भारत तक नहीं आया। यानी आर्यों का जो विस्तार था वो मध्य प्रदेश में नहीं था। यहाँ से क्या फैक्ट निकल के आता है कि आर्यों का विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं था। इसका टाइम पीरियड जो था 1500 BC से लेके 1000 BC। इस मध्य आर्यों का जो विस्तार था वो कहाँ नहीं था? मध्य प्रदेश में नहीं था। मध्य प्रदेश में नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते आर्यों का विस्तार मध्य प्रदेश में होने लगा था। यानी आर्य मध्य प्रदेश में आने लगे थे। उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 BC से लेके 600 BC के मध्य। इस टाइम में क्या हुआ कि वेदों का संकलन होना प्रारंभ हुआ, यानी वेदों की रचना होने प्रारंभ हुई। इस बात की जानकारी हमें ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है ऋग्वेद का? ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद एक ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण। साथियों, इस ऐतरेय ब्राह्मण से मध्य प्रदेश के सापेक्ष में हमें यह जानकारी मिलती है कि जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है, इस सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली एक जनजाति है निषाद। इस निषाद जनजाति का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है और ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है। क्या किया गया? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के जंगलों में निषाद जनजाति पाई जाती थी। इस बात का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया। साथियों, यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। किस वेद का है? यजुर्वेद का। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में यह उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम रीवा मिलता है। आगे चलकर इसका नाम नर्मदा रखा गया, अर्थात
शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का उल्लेख है, नर्मदा नदी का उल्लेख है। किस नदी का उल्लेख है? रेवा यानी नर्मदा। शतपथ ब्राह्मण में रेवा यानी नर्मदा नदी का उल्लेख है। हमें एक उत्तर वैदिक काल से जानकारी प्राप्त होती है। हमें देखना है अब अनुसूत्रियों के आधार पर मध्य प्रदेश का इतिहास क्या कहता है। हेडिंग डालिए, अनुसूत्रियों के आधार पर इतिहास। अनुश्रुतियों के आधार पर इतिहास। आधार पर इतिहास। साथियों, अनुसूत्रियां ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं, स्थानीय ग्रंथ हैं। इनके आधार पर मध्य प्रदेश का इतिहास क्या कहता है। साथियों, यहाँ से इस बात की जानकारी निकल के आती है, जो मनु वेश्याविद थी। कौन थी? मनु। साथियों, मनु के 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था करुष। इस करुष ने करुष राज्य पर शासन किया, जो वर्तमान में जिसे अपन बघेलखंड कहते हैं। इस करुष ने बघेलखंड पर शासन किया और इस करुष के नाम पर इस वंश का नाम करुष वंश नाम पड़ा। साथियों देखिए, मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था करुष। इस करुष ने बघेलखंड पर शासन किया। कहाँ शासन किया? बघेलखंड, अर्थात करुष राज्य पर शासन किया। करुष राज्य पर शासन किया। इस करुष के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा? करुष वंश पड़ा। करुष वंश नाम पड़ा। साथियों, मनु की एक पुत्री थी जिसका नाम था इला। साथियों, इस इला का विवाह बुंदेलखंड के राजा सोम से हुआ और बुंदेलखंड में 2 वंशों का शासक रहा। इला के नाम पर एल वंश पड़ा और राजा सोम के नाम पर चंद्रवंश नाम पड़ा। अगर क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि इस वंश का शासक इस वंश के शासकों ने किस क्षेत्र पर शासन किया? एल वंश, चंद्रवंश। तो साथियों, एल वंश, चंद्रवंश के जो शासक हुए, इन्होंने बुंदेलखंड पर शासन किया। कहाँ शासन किया? बुंदेलखंड पर। देखते हैं। साथियों, मनु की एक पुत्री थी जिसका नाम था क्या? इला। जो इस इला का विवाह हुआ वो बुंदेलखंड के राजा सोम से हुआ। किससे हुआ? बुंदेलखंड के राजा सोम से हुआ। और इस क्षेत्र में 2 वंशों का उदय हुआ। साथियों, इला के नाम पर एल वंश और राजा सोम के नाम पर चंद्रवंश। इसे आगे बढ़ाते हैं। साथियों, राजा सोम के 2 पुत्र हुए, आयु और अमावस। राजा सोम के 2 पुत्र हुए, आयु और अमावस। आयु के इतिहास को हमें पढ़ना है, क्योंकि अमावस जो था वो उत्तर भारत में चला गया था, जम्मू कश्मीर साइड चला गया था। तो अमावस का जो इतिहास है
तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आयु का इतिहास मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आयु का जो पुत्र हुआ नाती, उसका नाम था ययाति। क्या नाम था? आयु का जो पुत्र हुआ, इसका नाम क्या था? ययाति। आयु के पुत्र का नाम ययाति था। क्या था? ययाति। इस ययाति के 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए ययाति के? ययाति के 5 पुत्र हुए। जब साम्राज्य का बंटवारा हुआ, इस ययाति के 5 पुत्र हुए, जिसमें से एक का नाम था यदु। क्या नाम था? यदु। जब साम्राज्य का विभाजन हुआ, साम्राज्य का बंटवारा हुआ साथियों, तो इस यदु को 3 नदियों के क्षेत्र दिए गए जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत थे। तो हमें भी ययाति के 5 पुत्रों का इतिहास नहीं पढ़ना, उनमें से एक का इतिहास पढ़ना है, यदु का। इस यदु को 3 नदियों के क्षेत्र दिए गए। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं उन्हें हम देख लेते हैं। बेतवा, बेत्रावती, चंबल, चरमावती, केन, सुक्तिमती। देखते हैं। बेत्रावती, बेतवा, चरमावती, चंबल और सुक्तिमती। सुक्तिमती ने सुक्तमी यानी केन। साथियों, इस नदियों का क्षेत्र यदु को दिया गया। इस यदु के नाम पर इस वंश का नाम यादव वंश पड़ा। क्या नाम पड़ा? यादव वंश। इस यदु के नाम पर इस वंश का नाम यादव वंश पड़ा। साथियों, यदु का एक पौत्र हुआ हैहर। यदु का पौत्र कौन हुआ? हैहर। यदु का पौत्र हुआ हैहर। साथियों, इस हैहर के नाम पर एक और वंश का उदय हुआ जिसे हैहर वंश कहा गया। हैहर वंश यानी हैहर के नाम पर हैहर वंश की स्थापना हुई। किस वंश की स्थापना हुई? हैहर वंश की। इस हैहर वंश के एक शासक हुए माहिष्यमति। कौन शासक हुए? माहिष्यमत। माहिष्यमत। साथियों, इस माहिष्यमत ने क्या किया कि नर्मदा नदी के किनारे एक नगर की स्थापना की। माहिष्यमती। किस नगर की स्थापना की? माहिष्यमती, जिसे वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महेश्वर। साथियों, महेश्वर उन पवित्र स्थलों में से एक है जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक कहाँ है? महेश्वर में है। वैसे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओमकारेश्वर और एक महेश्वर। संपूर्ण भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक कहाँ है? महेश्वर में है। यह मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का महत्वपूर्ण केंद्र भी है महेश्वर। आगे चलकर इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए कीर्तिवीर अर्जुन। किस वंश के? हैहर वंश के। यानी इस वंश के सबसे प्रतापी जो राजा हुआ, जिसका नाम था कीर्तिवीर अर्जुन। इसने सहस्त्रबाहु की उपाधि ली थी। क्या नाम था? कीर्तिवीर अर्जुन।
कृष्ण उपाधि किसके लिए थी? सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु का नाम आप लोगों ने पुराणों में सुना होगा। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसमें भी सहस्त्रबाहु का उल्लेख मिलता है। शायद आपने रामायण पिक्चर्स देखी हो, तो जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका जाते हैं और अशोक वाटिका से मेघनाथ उन्हें बंदी बनाकर जब रावण के पास ले जाता है, तो तब रावण हनुमान जी से बोलता है कि तुम हमें जानते नहीं हो, हम कौन रावण हैं। तब इस सहस्त्रबाहु की बात कहते हैं हनुमान जी कि तुम वही रावण हो जिसे सहस्त्रबाहु ने हराया था। साथियों, ये वही सहस्त्रबाहु है। यहाँ से वही कहानी निकल के आती है कि सहस्त्रबाहु ने लंका पर आक्रमण किया और लंका के राजा रावण को पराजित किया। किसे पराजित किया? लंका के राजा रावण को पराजित किया सहस्त्रबाहु ने। साथियों, इस वंश में 2 और शासक हुए जो एग्जामों में पूछे गए हैं। एक्चुअली में घटना चक्र आती है एमपी से संबंधित। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जयध्वज और अवंती इस वंश के इसी वंश के शासक हुए, हरिहर वंश के शासक हुए। कौन? जयध्वज और अवंती। साथियों, इन दोनों शासकों ने मालवा पर शासन किया। कहाँ शासन किया? मालवा पर शासन किया। साथियों, इस अवंती के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? अवंती पड़ा। क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? अवंती पड़ा। यानी उज्जैन के समकाल का जो क्षेत्र है उसके नाम उज्जैन अवंती बोलते थे। तो इस अवंती के नाम पर उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? अवंती पड़ा। साथियों, ये तो हमने पढ़ा अनुश्रुतियों के आधार पर इतिहास। अब हमें देखना है महाकाव्यों के आधार पर इतिहास। हेडिंग डालिए, महाकाव्यों के आधार पर इतिहास। काव्यों के आधार पर इतिहास। महाकाव्यों के आधार पर क्या? इतिहास। साथियों, जब महाकाव्यों की बात करते हैं तो हमें यहाँ से यह जानकारी निकल के आती है कि जो राम के भाई शत्रुघ्न थे, राम के छोटे भाई शत्रुघ्न थे। शत्रुघ्न ने दर्शन पर शासन किया, विदिशा पर शासन किया। यानी दर्शन, इसका पुराना नाम दर्शन है और जो अभी वर्तमान में बोलते हैं इसे विदिशा बोलते हैं। शत्रुघ्न ने कहाँ शासन किया? दर्शन। वर्तमान में से विदिशा पर शासन किया और अपनी राजधानी कुरावती को बनाया। कहाँ बनाया? कुरावती को अपनी राजधानी बनाया। राम के पुत्र शत्रुघ्न ने दर्शन ने विदिशा पर शासन किया और इनकी राजधानी कहाँ थी? कुरावती थी। एक कुरावती राजधानी पूछी गई है। साथियों, महाकाव्यों पर आधारित हम देखें कि महाभारत का युद्ध हुआ था तो मध्य प्रदेश में जो जनपद थे इन्होंने किन किन का साथ दिया? किन ने पांडवों का साथ दिया, किन ने कौरवों का साथ दिया? ये जनपद भी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों, महाभारत के युद्ध में जो 2 पक्ष थे, पांडवा और कौरवा। अगर हम पांडवों की बात करें कि पांडवों के पक्ष में किन किन जनपदों ने भाग लिया था? साथियों, वत्स, चेदी, काशी, मत्स्य। कौन कौन से? वत्स,
चेदी, काशी, मत्स्य और दर्शन यानी विदिशा। साथियों, इन जनपदों ने पांडवों के पक्ष में भाग लिया था, पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था। किसने? वस्त्र, चेदी, काशी, मत्स्य और दर्शन। कौरवों के पक्ष में किन जनपदों ने युद्ध किया? देखो, कौरवों के पक्ष में जिन जनपदों ने युद्ध किया वो है माहिष्मति, भोज, अवंती, निषाद। निषाद पहले एक जनजाति थी, लेकिन आगे चलकर यह एक जनपद में बदल गई, चेंज हो गई, परिवर्तन हो गई। तो इन जनपदों ने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया, कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। इन जनों में पूछ लिए जाते हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे महाजनपद काल। हेडिंग डालिए, महाजनपद काल। महाजनपद काल। साथियों, अगर हम महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 16, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में थे, चेदी और अवंती। जो वत्स महाजनपद था, इसका कुछ क्षेत्र ग्वालियर तक फैला हुआ था। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, चेदी और अवंती। और ये तीसरा महाजनपद था वत्स। इसका कुछ क्षेत्र ग्वालियर तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? ग्वालियर तक फैला हुआ था। साथियों, चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। अगर चेदी की राजधानी की बात करें तो क्या थी वो? सुक्तिमती। महाभारत काल में यहाँ का शासक यानी इस जनपद का शासक शिशुपाल हुआ करता था। कौन हुआ करता था? शिशुपाल। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल हुआ करता था। अवंती। साथियों, अवंती की 2 राजधानियाँ थीं, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। अवंती की 2 राजधानियाँ थीं, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मति थी। क्या थी? माहिष्मति। साथियों, अवंती के एक शासक हुए चंद्रप्रघोत। कौन शासक हुआ? चंद्रप्रघोत। अवंती का जो शासक हुआ चंद्रप्रघोत। चंद्रप्रघोत जब बीमार हो गया, इसे पीलिया रोग हो गया, यानी राजा चंद्रप्रघोत पीलिया रोग से ग्रसित हो गया। तो मगध के राजा बिंबिसार ने अपने वैद्य को इसके इलाज के लिए भेजा। इस वैद्य का नाम था जीवक। जब चंद्रप्रघोत पीलिया रोग से ग्रसित हो गया, इससे पीलिया रोग से, तब इसके इलाज के लिए मगध के राजा बिंबिसार ने, कहाँ के राजा? मगध के। मगध शासक कौन था उस समय? बिंबिसार।
बिम्बिसार। मगध के राजा बिम्बिसार ने अपने राजवैद जीवक, किसी भी जीवक, उसका वैद्य का नाम क्या था? जीवक। जीवक को अवंती भेजा और कहा कि चंद्रप्रभु वहाँ के बीमार है, पीले लोग से पीड़ित हैं, जाकर उनका इलाज करो और उन्हें ठीक करो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जीवक कौन था? साथियों, यह बिम्बिसार का राजवैद्य था, मगध का राजवैद्य था। चंद्रप्रभुत के दरबार में बिम्बिसार ने जीवक को भेजा था। साथियों, बिम्बिसार जो था एक बौद्ध अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म में विश्वास करता था, बौद्ध धर्मावलंबी था। इसलिए बौद्ध धर्म की शिक्षा, ये भी क्वेश्चन निकल के आता है कि अवंती के राजा चंद्रप्रभुत को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? इसके गुरु का नाम महाकच्छायन। महाकच्छायन। चंद्रप्रभुत किस धर्म का अनुयायी था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रप्रभुत बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? महाकच्छायन ने। साथियों, राजा चंद्रप्रभुत की एक पुत्री थी। राजा चंद्रप्रभुत की एक पुत्री थी, बासबदंता, जिसका नाम क्या था? बासबदंता। बासबदंता चंद्रप्रभुत की एक पुत्री थी। इस बासबदंता का विवाह वत्स के राजा उदयन से हुआ। किससे हुआ? वत्स के राजा उदयन से हुआ। वत्स के राजा उदयन। इस बात की जानकारी हमें स्वप्न बासबदंतम नामक नाटक से मिलती है। किससे मिलती है? स्वप्न बासबदंतम नामक एक नाटक से मिलती है। साथियों, यह नाटक भास ने लिखा है। किसने लिखा है? भास ने लिखा है। भास ने इस बात का उल्लेख किया स्वप्न बासबदंतम में कि राजा चंद्रप्रभुत की एक पुत्री थी बासबदंता, उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन किसमें किया गया है? स्वप्न बासबदंतम में। और वत्स के राजा उदयन के मध्य एक प्रेम गाथा का उल्लेख है स्वप्न बासबदंतम में। स्वप्न बासबदंतम एक नाटक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वप्न बासबदंतम क्या है? महाकाव्य है कि नाटक है? साथियों, यह एक नाटक है। किसने लिखा है? भास ने लिखा है। साथियों, आगे चलकर अवंती के राजा हुए नंदीवर्धन। कौन हुए? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कहाँ के राजा हुए? अवंती के। इसी के समकक्ष मगध के राजा थे शिशुनाग। इन्हीं के समकालीन मगध के राजा थे शिशुनाग। शिशुनाग कहाँ के राजा थे? मगध। कौन था मगध का राजा? शिशुनाग। साथियों, शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया और नंदीवर्धन को पराजित किया और अवंती को मगध में मिला लिया गया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अवंती को मगध में किस राजा ने मिलाया, यानी किस शासक ने मिलाया? साथियों, नाम आता है शिशुनाग को। किसे पराजित किया? नाम आता है नंदीवर्धन को। नंदीवर्धन को किस राजा ने पराजित किया था? तो नाम आता है शिशुनाग का। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। साथियों, अनुसूचियों के आधार पर जो हमने मध्य प्रदेश के सापेक्ष में इतिहास पढ़ा, उसमें हमें कुछ और जोड़ना है। मनु के हमने 10 पुत्र के बारे में सुना, जिसमें से एक का नाम था कुरुस, जिसने बघेलखंड पर शासन किया और वहाँ कुरुस वंश की स्थापना की।
मानो कि हमने एक पुत्री को देखा इला, इसने बुंदेलखंड के राजा सोम से विवाह किया और वहाँ पे शासन किया। मनु के एक पुत्र और हुए इक्ष्वाकु। मनु का एक पुत्र कौन हुआ? इक्ष्वाकु। साथियों, इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। किस वंश की स्थापना हुई? इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। मनु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो दंडकारण्य का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? दंडकारण्य। दंडकारण्य। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर? दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पड़ता है। साथियों, इक्ष्वाकु वंश में एक शासक हुए, एक राजा हुए, राजा मानधाता। उनका क्या नाम था? मानधाता। मानधाता। साथियों, राजा मानधाता के एक पुत्र हुए पुरुकुत्स। क्या नाम? पुरुकुत्स। एक्चुअली में क्या हुआ, मध्य भारत में नाग वंशियों का शासन था। इन नाग वंशियों का संघर्ष गंधर्वों के साथ चल रहा था। तो मानधाता ने अपने पुत्र कुरुसुक्त को नागों की सहायता करने के लिए भेजा। यानी कुरुसुक्त को कहाँ भेजा मानधाता ने? नागों की सहायता करने के लिए। तब नागवंशियों ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह कुरुसुक्त से कर दिया गया। यानी नागवंशियों ने अपनी पुत्री का विवाह कुरुसुक्त से कर दिया ताकि वैवाहिक संबंध होने से राजनैतिक संबंध मजबूत होते थे। इन्होंने यही किया। इस पुत्री का नाम था रेवा। यानी रेवा का विवाह किससे हो गया? पुरुकुत्स से हो गया। पुरुकुत्स। साथियों, इस रेवा का नाम आगे चलकर क्या पड़ा? नर्मदा पड़ा। इस रेवा के नाम पर नर्मदा नदी का नाम रेवा पड़ा था। आगे चल उसका नाम क्या पड़ा? नर्मदा पड़ा। इस वंश में एक और महान राजा हुए मुचुकुंद। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए मुचुकुंद। इन मुचुकुंद ने नर्मदा नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की, मानधाता नगरी। किस नगरी की स्थापना की? मानधाता। आगे चलकर इसे ओमकारेश्वर नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर का पूरा नाम क्या है? मानधाता। इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचुकुंद ने इसकी स्थापना की। साथियों, ओमकारेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक महेश्वर, एक ओमकारेश्वर। तो मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल का मुख्य केंद्र भी कहाँ है? ओमकारेश्वर है, नर्मदा नदी के किनारे है। साथियों, एक तो हमने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित दूसरा भाग पढ़ा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।